नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी भूगोल के पूछे गए प्रश्नों को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम आपके लिए टीआरई 2.0 से 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और ये जो प्रश्न आज आप देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए थे, बीपीएससी के द्वारा 40 प्रश्न हैं ये, और इनकी खासियत ये है कि क्लास 9 से पूछे गए हैं। इसके अलावा हम आपको अलग से भी चैप्टर वाइज भी क्लास 9th एनसीईआरटी से कराएंगे। तो पहले जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे और इसी सप्ताह आपका क्लास 9th एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए आपका जो रहेगा वो क्लास 9th एनसीईआरटी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 9th 10th और 11th एनसीईआरटी आपका इस सप्ताह, 11th आपका सबसे पहले पूरा हुआ, 10th आपका लास्ट वीक पूरा हुआ है और 9th एनसीईआरटी इस वीक पूरा हो जाएगा। तो 9th 10th और 11th एनसीईआरटी अभी के लिए इतना आपका रहेगा और बाकी जो 6, 7, 8 के एनसीईआरटी के जो प्रश्न है वो हम आपको अलग से आगे कराएंगे। तो 9th एनसीईआरटी हमारा इधर लक्ष्य होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टीआरई 3.0 की जो ज्वाइनिंग है उसकी प्रक्रिया भी अब होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है और जल्द ही स्कूल आवंटन होने के पश्चात सारी चीज़ें प्रोग्रेस में हो जाएंगी। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि जाने से पहले क्लास 9th एनसीईआरटी आपका कंप्लीट करके जाएं। इसके अलावा जो पीआरटी का इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है वो भी हम कंप्लीट कराना चाहते हैं। इसके अलावा जो साइंस वाला सेक्शन है क्लास 9th एनसीईआरटी का वो भी कंप्लीट कराना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट के जैसे हिस्ट्री पॉलिटी का बच रहा तो वो भी हम आपको करा देंगे कैसे भी करके, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। क्लासेस आपकी आगे भी चलती रहेंगी, क्लासेस आपकी कुछ समय के लिए हो सकता है स्टॉप हो, हम आपको उस तरीके से अपडेट करते रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमने जितना आपको वादा किया, जितना चीज़ें आपको बताई हैं उतना चीज़ें हम आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको तैयार कर दें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो सहयोग है वो हमें प्रॉपर पहले की तरह से वो मिलता रहेगा। चलिए प्रश्न पर आते हैं। आप सभी लोग प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिएगा जो अभ्यर्थी लाइव देख रहे हैं इस सेशन को। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। कमेंट कीजिएगा पहले नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो सबसे पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो 97-25 होता है। तो सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट होता है और 68/7 ये जो है सबसे पश्चिमी कह सकते हैं, सबसे पश्चिमी जो देशांतर होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट होता है। ये आपने पढ़ रखा। तो यहाँ सबसे पूर्वी देशांतर पूछा जा रहा है, तो सबसे पूर्वी देशांतर यहाँ पर कौन सा है? ये है नहीं, ये है नहीं, तो कट कर दीजिए दोनों, आंसर आपका बी हो गया। और सबसे दक्षिणी अक्षांश पूछा जा रहा है, तो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी पॉइंट। और सबसे जो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश होता है वो माना जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। इस तरीके से आपने याद कर रखा है। तो 98 डिग्री ये जो है नॉर्थ में चलता है और ये आपका ईस्ट में चलता है। तो ये आपको डिटेल्स क्लियर हैं। इसके अलावा 6 डिग्री 45 मिनट जो अक्षांश है वो बात करें तो इंदिरा पॉइंट का है या पिग्मेलियन पॉइंट का है, जो अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। और मुख्य भूमि में बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो राइट आंसर, सबसे उपयुक्त उत्तर पहले नंबर प्रश्न का बी है एक यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 45 डिग्री ईस्ट है। तो कमेंट कीजिएगा दूसरे नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा। तो भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही डाटा है। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। और जब आपसे तटीय सीमा पूछा जाएगा तो तटीय सीमा जो है एज पर एनसीईआरटी जो दिया गया है 7516 कहीं दिया गया, कहीं कहीं 7516.6 दिया गया। तो दोनों में से कोई भी एक डाटा आपको दिया जा सकता है किलोमीटर में। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितनी है? तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा को हम कितना बोलते हैं? 82 डिग्री 30
मिनट ईस्ट। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और बी। यहाँ पर 45 दिया तो यहाँ पर 30 होना चाहिए था। ए और बी आपका सही है, तो इस वजह से राइट आंसर आपका दूसरे नंबर प्रश्न में है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये भी आपका, और ये सारे प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 9th NCERT से हैं, कुछ 4-5 प्रश्न आपके 10th क्लास की NCERT से भी लिए गए हैं यहाँ पर। तो 9th क्लास से सारे प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न है आपका, भारत की लंबाई और चौड़ाई के क्रम में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो बात करें, भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और भारत की जो चौड़ाई है वो थोड़ा कम है, 2933 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर लंबाई है और 2914 किलोमीटर चौड़ाई है। राइट आंसर आपका तीसरे नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है, मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। बाकी ऑप्शन नंबर डी और ई जानते हैं आप, क्योंकि बीपीएससी का पेपर है तो पैटर्न सेम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मालाबार तट का, तो यहाँ पर दिया गया भारत के पूर्वी तट पे, तो भारत के पूर्वी तट पे मालाबार तट नहीं स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर जो है बात करें तो कोरोमंडल तट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित कोरोमंडल तट है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है, तो गोवा के दक्षिण में जो पश्चिम तटीय पट्टी है उसी को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, इसलिए आपका बी और सी दोनों सही है। मालाबार तट को केरल तट भी बोला जाता है, मालाबार तट को केरल तट भी बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। इस वजह से चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये गलत है, यहाँ पे पश्चिमी होना चाहिए था। बी और सी यहाँ पर आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 5वें नंबर में बताइएगा, नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है या बहती है, तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती है, नर्मदा बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। चौथा ऑप्शन, 5 ऑप्शन आपको मालूम है। तो 5वें नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा। तो दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में अगर हम देखें तो नर्मदा नदी की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो है ये सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती है, ये स्टेटमेंट गलत है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये तापी नदी के लिए सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में जब हम बात करते हैं तो तापी नदी की बात होती है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है, तो नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है। तो बिंद और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, तापी भी भ्रंश घाटी में। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी और सी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका छठे प्रश्न में डी हो जाएगा। पहला विकल्प क्यों गलत है ये आपको क्लियर हो गया है। 5वें नंबर में राइट आंसर आपका डी है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। कश्मीर हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय। तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों में डाउट भी होगा, वो भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच जो स्थित हिमालय होता है उसको कश्मीर हिमालय के नाम से नहीं जाना जाता है, कश्मीर हिमाचल हिमालय के नाम से नहीं जाता है, इसको नाम जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से। तो छठे नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर सी है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, नदियों के हिसाब से हिमालय का विभाजन किया गया है। टॉपिक है आपका नदियों के हिसाब से हिमालय का विभाजन। तो नदियों के अनुसार, नदियों के बहने के अनुसार हिमालय का जो विभाजन किया गया 4 प्रकार से। पहला है, अब जैसे यहाँ पर देखते हैं सिंधु और सतलुज, तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। ऐसे ही सतलुज और काली के बीच में पड़ता है, सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये नाम रखा गया है तो इसलिए आप पंजाब को कश्मीर नहीं मान सकते, कुमायूं को हिमाचल नहीं मान सकते। ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए कि सिंधु और सतलुज को आपको क्या मानना है, पंजाब हिमालय। नदी के हिसाब से यही नाम रखा ही गया, तो आप इसलिए कश्मीर हिमालय नहीं मान सकते कि जगह के हिसाब से कश्मीर में पड़ता तो कश्मीर मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो सिंधु और सतलुज किसके बीच में, नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे कुमायूं हिमालय,
तो पंजाब और कुमायूं आपको क्लियर हो गया। फिर आता है काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से, नेपाल का क्षेत्र पड़ता है तो नेपाल देश पड़ता है इस नदियों के बीच में, तो नेपाल हिमालय के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, हिमालय के। फिर आता है तीस्ता और दिहांग, ये तीन आपको क्लियर हो गया। फिर आता है तीस्ता और दिहांग के बीच, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे असम हिमालय के नाम से कहा जाता है। अब मान लीजिए विकल्प में आपको ब्रह्मपुत्र हिमालय दे दे, तो आप सोचिए कि तीस्ता और दिहांग के बीच तो अरुणाचल प्रदेश जो है स्थित है, या जो है अरुणाचल हिमालय दे दे आपको, तो आपको अरुणाचल हिमालय नहीं मानना है, क्या मानना है, असम हिमालय, क्योंकि ये नाम ही यही रखा गया है। तो आप असम को अरुणाचल हिमालय नहीं मान सकते, भले तीस्ता और दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है वो एक हिसाब से जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता हो, ठीक है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच का जो क्षेत्र उसे असम हिमालय के नाम से वर्गीकृत किया गया है। ये 4 प्रकार के हिमालय का विभाजन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। तो निवासित नदी द्वीप का मतलब होता है कि जिस पे लोग रहते हो, जनसंख्या रहती हो। तो पूरे विश्व की बात करें तो सबसे बड़ा नदी द्वीप, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और इसका जो नाम है वो है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप याद रखिएगा। और माजुली द्वीप पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ये भी आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। हेडमास्टर या हेड टीचर में सवाल पूछा गया था, करंट अफेयर में पूछा गया था वहाँ। तो माजुली द्वीप पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ये आपका होमवर्क रहेगा, पता कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये आपको बताना है। 8वें नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जब आपसे पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा चिल्का। इस प्रश्न में बहुत सारे अभ्यर्थियों को सांभर में कन्फ्यूजन होता है, तो उसको भी यहाँ पर हम दूर कर लेते हैं। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर सी है। अब पुलिकट की बात करें तो पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आता है पुलिकट। तो पुलिकट झील किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसके अलावा कोलेरू याद रखना आपको, कोलेरू किस राज्य में पड़ता है, तो कोलेरू पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और फिर हम बात कर लेते हैं सांभर की। सांभर की क्या खास बात है, सांभर को किस सिलसिले में जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस केस में कहा जाता है, तो भारत में, नोट कर लीजिएगा, भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील को कहा जाता है। भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील किसे कहा जाता है, सांभर लेक को। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं लार्जेस्ट अंतर्देशीय को इनलैंड बोलते हैं, सैलाइन वाटर लेक। इसका मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि सांभर का आप लोकेशन देखेंगे राजस्थान में स्थित है और चिल्का कहाँ पर स्थित है, समुद्र के किनारे, तो समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है इनलैंड का मतलब होता है जो स्थल के बीच में हो। इनलैंड का सिंपल सा मतलब होता है कि स्थल के बीच में हो। क्लियर है। तो स्थल के बीचों बीच में सबसे बड़ा जो खारे पानी का जो झील है वो है सांभर, और पूरे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है वो है चिल्का। तो ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके अलावा आप वेम्बनाड झील भी साउथ में याद रखिएगा। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। क्या खासियत है वेम्बनाड झील की, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। तो सुंदरवन के बारे में बात करें तो सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा जो बनता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से बनता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ डेल्टा भी है। सबसे यानी डेल्टा का जो विकास है कभी रुकता नहीं है। नदियाँ अपना जो सेडिमेंट सब लाती रहती हैं, डेल्टा बनता रहता है। तो सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ नदी डेल्टा भी है, सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरवन। ये सही है। सुंदरी पेड़ के नाम से इसका नाम लिया गया, सुंदरी पेड़, सुंदरवन दोनों सही है। सुंदरी वृक्ष जो पाए जाते हैं कैसे पेड़ होते हैं, ये मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव वृक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, तो रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाया जाता है। और सुंदरबन जो है प्रोटेक्टेड एरियाज है, तो भारत का एक संरक्षित क्षेत्र भी है सुंदरबन। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी, सब कुछ यहाँ पर है। तो राइट आंसर आपका 9वें नंबर प्रश्न में ए बी सी तीनों सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर अभी तक के प्रश्नों में आपने देखा कि जहाँ पर चार जो एक से अधिक उत्तर सही होते हैं वहाँ पर आपका तीनों भी सही हो सकते हैं, जैसे इस प्रश्न में, या किसी प्रश्न में बी और सी सही हो सकते हैं, या किसी प्रश्न में जो है जैसे इस वाले पेपर में तो पैटर्न यही रहा कि 2 सही थे, पहला गलत था, इस तरीके से रखा गया। तो ये कभी मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो जब जहाँ पर एक से अधिक सही होगा वहाँ 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है। 10वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? कमेंट कीजिएगा। 10वें नंबर प्रश्न में क्या उत्तर होगा? तो किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। और कावेरी नदी के द्वारा 3 नदी द्वीप का निर्माण किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। 3 नदी द्वीपों के नाम आप याद रख लीजिए। शिव समुद्रम है जिस नाम से जलप्रपात भी है, इसके अलावा टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम भी है। और श्रीरंगपट्टनम क्या है? तो ये नदी द्वीप है, किसके द्वारा बनाई गई है? कावेरी नदी के द्वारा। और तीसरा है श्रीरंगम। तो 3 प्रकार के नदी द्वीप बनाए गए हैं, शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम, कावेरी नदी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, या उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण होती है। तो कोरियोलिस बल के संबंध में बात करें तो कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण होती है, ये आपका गलत है। कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स की जो उत्पत्ति होती है अर्थ के रोटेशन के कारण होती है, पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पत्ति होती है इस बल की। और कोरियोलिस बल की बात करें तो कोरियोलिस बल का जो वैल्यू होता है भूमध्य रेखा पर याद रखिएगा 0 होता है, नगण्य होता है या 0 होता है। तो भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। जैसे भूमध्य रेखा से बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोरियोलिस बल बढ़ता जाता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दाईं ओर, आप इसको सिंपल से समझ सकते हैं कि जब मानसून आता है तो जब भूमध्य रेखा को क्रॉस करता है, यहाँ पर भारत स्थित है, और जब भूमध्य रेखा को क्रॉस करता है तो यहाँ से जो विक्षेपण होता है कुछ इस तरीके से, और इस प्रकार से भारत पे मानसून आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध है। तो भूमध्य रेखा के जैसे उत्तर में जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर, तो हवा किधर जा रही है? दाईं ओर। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, आपके दाईं ओर जा रहा है। तो दाईं ओर, और इसी का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है, सी यहाँ पर आपका गलत है। तो ए और बी दोनों सही है, इस वजह से राइट आंसर आपका 11 नंबर प्रश्न में हो जाएगा डी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मौसिनराम। और किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया, असम, मेघालय या केरल। तो आसान प्रश्न आपके लिए, मेघालय में स्थित है मौसिनराम। चेरापूंजी भी मेघालय में स्थित है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है, ये आपको बताना है। क्या इन्हें उष्णकटिबंधीय मानसून वन बोला जाता है, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल कहा जाता है? तो ये आपको बताना है कि 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा जहाँ पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति को किस रूप में जाना जाता है? तो रेगिस्तानी जंगल वगैरह होने के लिए तो ये 50 सेंटीमीटर से कम में रखा जाता है। तो जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम पूछा जाएगा वहाँ पर ये विकल्प होगा। उष्णकटिबंधीय मानसून वन में तो 100 से ऊपर होता है, तो ये आपका हो नहीं सकता। 70 सेंटीमीटर से कम है, तो राइट आंसर आपका है 13 नंबर प्रश्न में बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका बी है। एलिमिनेट करके आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट,
उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह लीजिए या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। किस प्रकार के जंगल में चंदन पाया जाता है? तो चंदन की जो वनस्पति होती है या चंदन के जो वृक्ष होते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति में जो पाए जाते हैं वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं चंदन, इनको हम सैंडलवुड कहते हैं, सैंडलवुड कहते हैं। और भारत में जो पाए जाते हैं मुख्यतः वो लाल चंदन पाए जाते हैं, लाल चंदन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत। और ये लाल चंदन रेड सैंडलवुड जो पाया जाता है इसके लिए फेमस एक जगह है शेषाचलम की पहाड़ियाँ। तो शेषाचलम की पहाड़ियाँ आप याद रखिएगा, शेषाचलम की पहाड़ियाँ, जहाँ पर पुष्पा मूवी की शूटिंग भी हुई थी, जो पूरी पुष्पा मूवी बनी है शेषाचलम की पहाड़ियों से संबंधित है। तो शेषाचलम की जो पहाड़ियाँ हैं वो लाल चंदन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत ये वृक्ष आता है। बाकी कौन से वृक्ष में कौन सा आता है ये हमने आपसे 11th क्लास में डिस्कस कर रखा है डिटेल में, तो वहाँ से आप इस चीज़ को रिवीजन कर लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से वृक्ष आएंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन से आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से आपको बताना है कि कौन से जो विशेषताएं हैं वो संबंधित है। यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। पेड़ सदाबहार होते हैं, घने होते हैं, ऊंचे होते हैं, स्तरीकृत होते हैं। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में क्या उत्तर होगा। तो 15 नंबर की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है, बिल्कुल सही है। पेड़ सदाबहार होते हैं, घने होते, ऊंचे होते, स्तरीकृत भी होते हैं, ये भी आपका विकल्प सही है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये गलत है। ये विशेषता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की नहीं है। तो राइट आंसर आपका 15 में हो जाएगा डी, एक से अधिक। और ये जो विशेषता है सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये किसका है? तो ये जो है ये आपका है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता आप याद रखिएगा, सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो 15 नंबर प्रश्न में डी हो जाएगा, ए और बी सही है, सी आपका गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो यूनेस्को द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 12। तो यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उनकी संख्या है 12, ये आपको ध्यान रखना। उन 12 में नीलगिरी तो सबसे पहले है, सुंदरवन भी है, मन्नार की खाड़ी भी है। तो तीनों ही विकल्प यहाँ पर आपके यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न में नन ऑफ दिस, क्योंकि तीनों को तीनों ही यहाँ पर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। नहीं पूछा है तो आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा 16 नंबर में। राइट आंसर आपका नन ऑफ दिस है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो ये आपने क्लास 10th में भी ये प्रश्न आपने देख रखा है। तो क्लास 10th में इसके बारे में डिस्कस किया गया पहले ही चैप्टर में। तो रियो डी जनेरियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याओं को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, इसके बारे में भी चर्चा करता है एजेंडा 21, आपको याद होगा। तो एजेंडा 21 जो है ये इसी से रिलेटेड है। विकसित विश्व का राजनीतिक संकट से रिलेटेड ये नहीं है किसी भी प्रकार से। तो आपका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। इस वजह से बीपीएससी ने इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी माना है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और आपको जो भी सभी प्रश्न के उत्तर बताए जा रहे हैं बीपीएससी फाइनल आंसर की से एक्सप्लेन करके बताए जा रहे हैं। 17 नंबर में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी सही है, सी आपका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं पूछा जा रहा, अनवीकरणीय संसाधन आपको बताना है कि अनवीकरणीय संसाधन यहाँ पर कौन सा है। उल्टे में आप समझ लीजिए, मिट्टी की बात करें, हवा की बात करें, कृषि, हवा कभी खत्म होगी नहीं।
तो ये अनवीकरणीय तो नहीं होगा, नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी कभी खत्म होगा तो मिट्टी भी कभी खत्म नहीं होगा, कितना भी अपरदन होता रहेगा, बनने की प्रक्रिया है वगैरह वगैरह। मिट्टी के बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ भी रखा है पिछले क्लास में। तो मिट्टी भी जो है ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। और कृषि की बात करें तो झूम कृषि हमने आपको पढ़ाया है कि झूम कृषि में क्या होता है, मिट्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर दोबारा से कृषि, बार बार कृषि होती रहती है, एक ही खेत में बार बार कृषि होती रहती है। तो कृषि भी अपने आप में क्या है, नवीकरणीय है। तो ए बी सी तीनों ही नवीकरणीय संसाधन है। तो कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो उस केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। 18 में राइट आंसर नन ऑफ दिस है। अगला प्रश्न आपका है 19, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित रहा है। ये आपको बताना है। तो वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से सामुदायिक रूप से जिसमें वन की रक्षा करने के लिए लोग आगे आए थे, तो कौन सा आंदोलन है, तो वो चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा है। नवदान्य आंदोलन की बात करें तो नवदान्य आंदोलन के जो नेतृत्व करता है डॉक्टर वंदना शिवा, याद रखिएगा, पूछ ले तो डॉक्टर वंदना शिवा याद रखिएगा। बीज बचाओ आंदोलन जो है ये बीज से रिलेटेड है, तो इसके बीज से विजय जरधारी याद रख सकते हैं, विजय जरधारी ने इसका नेतृत्व किया था। तो बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी, नवदान आंदोलन डॉक्टर वंदना शिवा, और चिपको आंदोलन जो आपका राइट आंसर इस प्रश्न का। तो ये जो है वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इस सभी के बारे में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी के बारे में क्लास 10th एनसीईआरटी में चर्चा किया गया है। तो ये प्रश्न आपका क्लास 10th एनसीईआरटी से रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी को वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना का संबंध में आपको कथन, गलत कथन बताना है। तो बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को की कमी को वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। तो ये बात सही है कि बाढ़ को नियंत्रित करना, अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित करना, ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लक्षण होता है। जैसे कि आपने सुना होगा दामोदर को बंगाल का शोक कहते थे, अब नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर को कंट्रोल कर लिया गया है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का एक लक्ष्य होता है कि बाढ़ को नियंत्रित करना, अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ देना। तो ये आपका विकल्प हो गया। तो कथन सही नहीं पूछा, तो आपका ये तो सही कथन है। फिर है, नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है। तो क्या नहर सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन होता नहीं होता? तो ये भी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। चलिए ए और बी तो यहाँ पर आपके सही कथन है, पूछा है सही कथन नहीं है। सी विकल्प देख लेते हैं, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो जो जलाशय का निर्माण होता है, जब आप डैम देखते हैं तो डैम के दूसरे साइड में आप देखते हैं बहुत बड़ा सा जलाशय भी स्थित होता है। तो क्या उन जलाशय में जलीय कृषि किया जाता है? तो ऑप्शन है नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। वो पानी कभी ना कभी छोड़ना भी रहता है, तो इसलिए जो वहाँ पर कृषि वगैरह तो संभव है भी नहीं। जल भंडारण पर्पस नहीं होता है, जल भंडारण पर्पस नहीं होता। जब जरूरत हो तो छोड़ दिया जाए, जब जरूरत हो तो रोक लिया जाए, इस तरीके से होता है। जलीय कृषि की वजह से ये विकल्प आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा था बहुउद्देशीय नदी परियोजना का कौन सा कथन सही नहीं है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना का कौन सा उद्देश्य नहीं होता है? तो ये उद्देश्य नहीं होता। राइट आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तो ये प्रश्न आपने पहले भी देख रखा है। तो ये आपका राइट आंसर है 21 नंबर प्रश्न का। सभी इस प्रश्न को बहुत बार देख चुके हैं। तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। एनसीईआरटी से ही प्रश्न ये भी लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो सरदार सरोवर बांध ये कहाँ पर बना है? तो गुजरात में। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी पर बना है तो इससे कौन कौन से जो राज्य हैं वो लाभ लेते हैं, आपको बताना है। 22 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर गुजरात याद रखिए। गुजरात के ऊपर पड़ता है राजस्थान, गुजरात के जो है बगल में पड़ता है मध्य प्रदेश, गुजरात के नीचे पड़ता है महाराष्ट्र। तो ये 4 राज्य इस प्रकार से आप पड़ोसी राज्य गुजरात के याद रख सकते हैं। इन्हीं चारों राज्यों में जो है ये फायदा लेते हैं, लाभ लेते हैं नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं पड़ोसी राज्यों में। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये भी प्रश्न हमने आपको पिछले क्लास 10th में बहुत डिटेल में चर्चा किया है। तो भारत में खेती के आदिम रूप प्रिमिटिव फॉर्म में बात करें, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। और स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर की बात करें तो उसके अंतर्गत कई प्रकार की कृषि देखते हैं, जैसे झूम कृषि सामान्यता बोलते हैं। और पूछा जा रहा है कि कौन से जो है भारत में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में खेती के लिए बेबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल किया जाता है। बेबर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेबर और दहिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मध्य प्रदेश में। एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया। पामा डाबी कहाँ कहा जाता है, तो पामा डाबी उड़ीसा में किया जाता है। तो ये दोनों तो आपके हो गए। आपका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या मिल्पा भारत में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है नहीं। मिल्पा का कहाँ प्रयोग किया जाता है, मिल्पा मैक्सिको में, मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका। तो मिल्पा मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में खेती के आदिम रूप के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ए और बी है। भारत में पूछ रहा तो ए और बी है, इसलिए राइट आंसर आपका डी है। अगला प्रश्न है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। मिल्पा मध्य अमेरिका, कोनुको मैक्सिको, लदांग मध्य अफ्रीका। तो क्या राइट आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का। बैक टू बैक आपका जो है 10th एनसीईआरटी से ये प्रश्न आपके लिए गए हैं। तो झूम खेती के संदर्भ में बात करेंगे तो मिल्पा मध्य अमेरिका पूछे या फिर दे आपको मैक्सिको, एक ही बात है। तो मैक्सिको दे सकता है या मध्य अमेरिका, ये आपका सही है। कोनुको की बात करें तो कोनुको जो है मैक्सिको में नहीं है, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और कोनुको जो है ये आपको वेनेजुएला याद रखना है, वेनेजुएला याद रखना है। वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता है। लदांग कहाँ पर जाना जाता है, तो इंडोनेशिया या मलेशिया में। तो इंडोनेशिया या मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न में राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न भी आप जो है 10th एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। ये आपको बताना है कि भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की जो खेती है किस स्थान पर की गई थी, नीलगिरी पर, बाबा बुदान पर या कैमूर पहाड़ी पर। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यूज में कि यमन से लाया गया था और कहाँ पर शुरू किया गया था, बाबा बुदान की पहाड़ियों पर। तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। और किस किस्म की कॉफ़ी थी, तो उसका नाम था अरेबिका किस्म की कॉफ़ी। तो राइट आंसर आपका 25 में बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न आपका 10th एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो कौन सा खनिजों का समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है, लौह अयस्क, तांबा, चांदी। तो ये तो धात्विक में आ जाएंगे, मेटेलिक में आ जाएंगे। निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, ये भी आपके धात्विक में आ जाएंगे। अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर, माइका, चूना पत्थर, लाइमस्टोन और मार्बल, ये सभी के सभी क्या हैं, गैर धात्विक श्रेणी में आते हैं। तो गैर धात्विक खनिज कौन हो जाएंगे, अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। ये दोनों विकल्प आपके यहाँ पर धात्विक हैं। तो राइट आंसर आपका 26 में बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उड़ीसा, बिहार या झारखंड। तो पाइराइट के केस में याद रखिएगा, भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है बिहार राज्य। तो बिहार स्पेशल का ये प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका याद रखिएगा। पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये बिहार राज्य है। कमेंट कीजिएगा बिहार कितना प्रतिशत पूरे भारत का पाइराइट का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है। ये भी हमने 10th क्लास में डिस्कस किया है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ पर स्थित है, जियोथर्मल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक बार अंग्रेजी इसका देख लेते हैं, जियोथर्मल एनर्जी हार्नेसिंग सेंटर, ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र दो जगह पर, जो यहाँ पे विकल्प के अनुसार दो जगह पर जो बहुत फेमस है, हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी है, लद्दाख में पूगा घाटी। ए बी दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए और बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र ए और बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लौह और इस्पात उद्योग के संबंध में, यह भी आपका 10th एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो लौह और इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको बताना है। इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है,
इसे प्रकाश या लाइट उद्योग कहा जाता है या कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित होता है। तो लौह और इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें तो बुनियादी उद्योग कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसीलिए तो बुनियादी उद्योग तो हो गया कि अगर विकास करना है किसी भी देश को तो लौह और इस्पात उद्योग तो लगाना ही होगा। प्रकाश लाइट उद्योग हमने आपको पढ़ाया था कि लौह और इस्पात उद्योग कैसे उद्योगों में आते हैं, भारी उद्योग में। तो ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा, तो यही आपका नहीं है। कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर भारी मात्रा में लौह और इस्पात उद्योग से संबंधित जो भी कच्चे माल मिल रहे हैं, लौह अयस्क वगैरह मिल रहे हैं, तो वहाँ से लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इससे बेहतर है कि जहाँ पे वो निकल रहे हैं उन्हीं के आसपास में लगा दिया जाए। तो ये सी आपका सही है, ए आपका सही है। और इन्हें किस प्रकार के उद्योग में रखा जाता है, भारी उद्योग में। तो राइट आंसर आपका बी है। कौन सा सही नहीं है, बी आपका नहीं सही है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो क्लास 10th एनसीईआरटी में ये प्रश्न आपने ऑलरेडी देख लिया है, आराम से बता सकते हैं, हमने अलग से डिस्कस भी आपसे किया है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी का प्रश्न है। और पूर्व और पश्चिम गलियारे की बात करें तो सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। तो सिलचर असम ये पूर्वी, सबसे पूर्वी पॉइंट है गलियारे का, और सबसे पश्चिमी पॉइंट है पोरबंदर। तो पूर्व पश्चिम गलियारा पूछा, कल आपको जो है उत्तर और दक्षिण गलियारा पूछ सकता है। तो उत्तर और दक्षिण गलियारे में अगर आपसे पूछेगा तो श्रीनगर और कन्याकुमारी याद रखना। तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है उत्तर और दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। और ये किससे जुड़े हैं, तो गोल्डन क्वाड हाईवे का जो प्रोजेक्ट है भारत का, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क परियोजना है उसी से रिलेटेड है ये। तो राइट आंसर आपका 30 में बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिसाइल, बरेल और लुशाई क्या है। 31 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मिसाइल, बरेल और लुशाई क्या है। ये प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूज कर दिया होगा कि सभी ने तो पढ़ा था कि मिसाइल, मिसमी, बरेल और लुशाई पहाड़ियाँ तो हैं, लेकिन कुछ जनजातियाँ भी हैं इससे रिलेटेड। तो बहुत लोग जनजातियों में भी गए होंगे, नदियाँ तो नहीं हैं। तो ये विकल्प आपका हट जाता है, सी आपका हट जाता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी उपयुक्त में से एक से अधिक पर भी गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रश्न में। तो मिसमी पहाड़ी, ये मिसमी, बरेल और लुसाई तीनों संयुक्त रूप से क्या है, तीनों में कॉमन जो है वो है पहाड़ियाँ कॉमन है। जनजाति जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मिसमी में मिलेगा, तो जो है यहाँ पर जनजाति आपको बरेल में नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कॉमन यहाँ पर आपका पहाड़ियाँ तीनों में कॉमन है। तो इस वजह से सबसे बेस्ट आंसर आपका पहाड़ियाँ हो जाएगा। अब समझ लीजिए यहाँ पर कि 4 प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं जो कि मिसमी है, यहाँ पर आप मिसमी देख रहे हैं। और मिसमी से पहले अगर हम बात करेंगे तो डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। तो डाफला, मिरी, MIRI मिरी, और अबोर और मिसमी, ये 4 पहाड़ियाँ हैं जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आप ध्यान रखना है कि डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी ये जो पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा है कि जो बरेल रेंज है, जो बरेल रेंज है या बरेल की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो बरेल की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका असम में भी हैं, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोकेशन के हिसाब से याद रख सकते हैं। एक बार मैप में देख लीजिएगा कि बरेल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो आपको असम जो मैप में दिखेगा ये असम और नागालैंड के जो बॉर्डर है उसी के बीच में कहीं आपको ये दिख जाएगा। और लुसाई की बात करें तो लुसाई जो है, लुसाई की पहाड़ियों की बात करें तो जो मीजो की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं को लुसाई पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो मीजो हिल्स या मीजो की पहाड़ियाँ, और मीजो पहाड़ियाँ मतलब मिजोरम में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, मिजोरम में स्थित है। मीजो हिल्स के नाम से भी ये जानी जाती हैं। तो तीनों में कॉमन था पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर इसीलिए पहाड़ियाँ BPSC ने माना है। भारत की प्राचीनतम चट्टानों के में सम्मिलित नहीं है। तो भारत की जो प्राचीनतम चट्टान है उनमें किसको नहीं रखा गया है, धारवाड़ क्रम, कोडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, ये आपको बताना है। तो तीनों ही क्रम यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तीनों ही भारत की प्राचीनतम चट्टानों में रखे गए हैं। तो कौन सा नहीं है, तो आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। तीनों ही तीनों रखे गए हैं भारत की प्राचीनतम चट्टानों में। तो 32 में राइट आंसर आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई क्या है, 4300 मीटर, 4400 मीटर या 4500 मीटर। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो 4400 मीटर असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है। स्नो लाइन की जो हाइट है, यानी कितनी ऊंचाई पर स्नो लाइन मिलती है, तो असम हिमालय में हिम रेखा की जो है बात करें
तो हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो है 4400 मीटर। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न अगेन। नीलगिरी, सह्याद्री या नंदी पहाड़ी? तो पेन्नार नदी की बात करें तो पेन्नार नदी फेमस है गांडीकोटा कैनियन के लिए। तो गांडीकोटा कैनियन याद रखिएगा, गांडीकोटा कैनियन के लिए फेमस है। कैनियन को गॉर्ज भी कहते हैं, जब जो बड़ा गॉर्ज होता है उसको हम कैनियन का दर्जा देते हैं। तो गांडीकोटा कैनियन के लिए फेमस है पेन्नार नदी। जब पहाड़ को बीच से काट कर नदी बहती है तो उसमें घाटी का निर्माण हो जाता है, उसी पूरे क्षेत्र को हम कैनियन या गॉर्ज के नाम से जानते हैं। तो पेन्नार नदी के द्वारा जो बनाया गया गॉर्ज है वो है गांडीकोटा है। पेन्नार नदी का जो उद्गम स्थल है वो नंदी पहाड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है किसका उद्गम स्थल आपको साउथ में पूछा जा सकता है। तो साउथ में आपको गोदावरी का पूछा जा सकता है। कमेंट करते जाइएगा, गोदावरी का क्या है, कृष्णा का क्या है, एक साथ में कमेंट कर दीजिए। और कावेरी का क्या है, उद्गम स्थल क्या है कावेरी का? तो कावेरी का है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कावेरी जो है ब्रह्मा जी से रिलेट कर दीजिए। कृष्ण भगवान महाबली थे तो महाबलेश्वर से जोड़ दीजिए। कृष्णा की उत्पत्ति महाबलेश्वर से होती है। गोदावरी की त्रिम्बकेश्वर नासिक में, त्रिम्बकेश्वर नासिक में उपस्थित जो है उद्गम होता है गोदावरी का। तो गोदावरी, त्रिम्बकेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर, कावेरी ब्रह्मगिरी, इन तीनों में से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी महीने में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। तो जनवरी महीने की बात की जा रही है। कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो जनवरी महीने में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा का जो विस्तार है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जब जनवरी महीने का होता है तब उस समय सूर्य की उपस्थिति कहाँ होती है? तो सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आता है। जनवरी महीने में सूर्य जो है कर्क रेखा की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। जनवरी महीने में जो सिचुएशन होता है कर्क रेखा के समानांतर तो होता है लेकिन उत्तर में नहीं हो सकता है। कर्क रेखा के उत्तर में तो जो है बात करेंगे जनवरी में पहुंच ही नहीं सकता है क्योंकि नीचे होता है। विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, ये आपका जो है ये भी नहीं सही है, कर्क रेखा वाला ही आंसर है। तो राइट आंसर आपका है कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। तो कर्क रेखा के समानांतर किंतु जो दक्षिण वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर जब आप देखते हैं कर्क रेखा के नीचे वाला जो साउथ वाला पोर्शन देखते हैं तो जनवरी महीने में 20 डिग्री टेम्परेचर का यहाँ पर समताप रेखा का विस्तार होता है। यानी कि एक यूनिफॉर्म में 20 डिग्री टेम्परेचर एक कह सकते हैं ठंडी के महीने में। कहाँ पर? तो ये आपका और हमेशा कर्क रेखा के उत्तर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा के जो है दक्षिण में, उत्तर नहीं हो जाएगा, कर्क रेखा के दक्षिण में। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए है। पश्चिम हिमालय के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? ये आपको बताना है। और थोड़ा इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे उत्तर क्यों नहीं हो सकता, बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि उत्तर क्यों नहीं हो सकता। तो उत्तर में अगर हम आप देखेंगे जनवरी महीने में तो उत्तर में टेम्परेचर मतलब और कम हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं तो जनवरी महीने का जो टेम्परेचर है वो और कम हो जाता है। तो कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, जब थोड़ा नीचे जाएंगे यानी सूर्य से जितना निकट होते जाएंगे उतना ही जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जितना सूर्य से दूर होंगे तो जो उत्तर वाला हिस्सा है जैसे कि हिमालय से सटे हुए जितने भी हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये कारण है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका 35 में ए है। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा कितनी है? यानी कि पश्चिम हिमालय आपका है, हिमालय का पोर्शन है और उसमें आपसे पश्चिम हिमालय की बात पूछी जा रही है। पश्चिम हिमालय का मतलब हो गया कि जो उत्तराखंड तक का जो हिमालय है, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हिमालय तक का जो भाग है, हिमाचल भी बीच में, वो उसको हम पश्चिमी हिमालय के नाम से समानता जानते हैं। तो पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा यानी कितनी ऊंचाई तक उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलेगी, ये आपको बताना है। तो उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति 36 नंबर प्रश्न एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। वेस्टर्न हिमालय में अपर लिमिट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन। तो सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन का क्या होता है, कितनी ऊंचाई पर मिलता है? तो राइट आंसर आपका है 36 नंबर प्रश्न में औसत सागर तल से 1524 मीटर। तो राइट आंसर आपका
36 नंबर प्रश्न में सी है, औसत सागर तल से मीन सी लेवल से 1524 मीटर तक की ऊंचाई तक उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन को वर्षा जल की आवश्यकता कितनी होती है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं उन्हीं को हम मानसूनी वन कहते हैं। ये हमने आपको अलग से भी पढ़ा रखा है। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट या मानसून वन कहते हैं। और इनको वर्षा जल की औसत आवश्यकता कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रश्न में देखा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को होती है, तो ये तो होगा नहीं। 200 से कम चाहिए होता है, तो उस केस में आपका 100 से 150 भी सही है, 150 से 200 भी सही है। इसलिए बीपीएससी ने इस प्रश्न का राइट आंसर माना है 1 से अधिक। तो बी और सी यहाँ पर दोनों सही माना है, ए तो हो नहीं सकता है। तो 37 में राइट आंसर आपका बीपीएससी ने डी माना है। क्यों माना ये हमने आपको बता दिया। तो 200 से अधिक जब होगा तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 200 से कम होगा तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो दोनों ही हो सकता है, 200 से कम में तो दोनों ही आ जाएंगे। तो 37 में राइट आंसर आपका डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइडल फॉरेस्ट वाले जो है एरिया कौन से हैं भारत में, पश्चिम बंगाल और गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। क्या राइट आंसर होगा 38 नंबर प्रश्न में। तो भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं, टाइडल फॉरेस्ट वाले जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, वो पश्चिम बंगाल है पूर्व में, और पश्चिम में है गुजरात। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गुजरात। गुजरात में बात करेंगे तो जो खंबात की खाड़ी है वो ज्वार वगैरह के लिए फेमस भी है काफ़ी, और इधर पश्चिम बंगाल सुंदरवन वाला जो क्षेत्र है। तो राइट आंसर आपका भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं ये आपका पश्चिम बंगाल और गुजरात हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका ए है। महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ पर स्थित है, कमेंट कीजिएगा। महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ पर है, भारत में है, नेपाल में है या भूटान में है। तो महाभारत लेख नामक पर्वत जो है वो नेपाल में है। नेपाल में कौन कौन से पर्वत हैं ये आपको याद होना चाहिए। धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट जिसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में स्थित है, सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और ये 4 जो चोटियाँ ये आपको नेपाल के लिए याद रखनी है। अगली बार आपसे धौलागिरी पूछ सकता है, अन्नपूर्णा पूछ सकता है, सागर माथा, माउंट एवरेस्ट पूछ सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न आज की क्लास का। आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में किसे लिया है। तो आर.एल. सिंह ने जो भारत का रीजनल डिवीज़न किया है, अब उसमें क्या क्या लिया है, भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को। थोड़ा ये टिपिकल प्रश्न है। बाकी इसमें अगर हम बात करें तो आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में भूगर्भिक संरचना को भी लिया है, भौतिक आकृति को भी लिया, अवस्थिति को भी लिया है। अगर आपको प्रादेशिक रूप से विभाजन करना होगा तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे। राइट आंसर आपका यहाँ पर 40 में डी है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। 6 से 8 में TRE 2 में पूछे गए हैं। 6 से 8 में TRE 2 में ये सवाल पूछे गए हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपको TRE 4 में PRT से लेकर PGT तक में कहीं भी रिपीट हो सकता है। PRT में रिपीट हो सकता है 6 से 8 में, 9 से 10 में भी रिपीट हो सकता है। इसके अलावा जो है 6 से 8 का जो GS पोर्शन है वहाँ भी ये प्रश्न आपको रिपीट हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट कीजिएगा 40 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम NCERT MCQs को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। NCERT साइंस का MCQ आएगा 3 दिन, देन उसके बाद आपको हम इन्वायरमेंट के MCQs कराएंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।